हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम माय रुपया। हाय गाइस, मैं हूं सुयश और आप देख रहे हैं माय रुपया का ऑफिशियल चैनल। आज हमारे साथ दोबारा आदित्य हैं और हम दोबारा किसी बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं टॉपिक का नाम और टॉपिक के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया फ्रॉम आदित्य। तो आज सुयश भाई, आज हम बात करेंगे, दर्शकों को बताएंगे कि हम सोना क्या होता है, सोना वाला ETF, गोल्ड ETF की बात करेंगे। वो हम दर्शकों को समझाएंगे उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं और क्यों हमें अब डिजिटल गोल्ड की तरफ एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जाना चाहिए। बिल्कुल, हम अपने और टॉपिक्स में ये कवर करते रहते हैं कि हम सोने में किस तरह निवेश कर सकते हैं और उनमें से एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके बारे में आज आदित्य डिस्कस करने वाले हैं। तो आदित्य, इससे पहले हम डिस्कस करें इसके फीचर्स और टैक्स बेनिफिट्स और हम टोटल फाइनेंशियल डिटेल्स में जाएं, थोड़ा एक रफ आइडिया मिलेगा कि गोल्ड ETF एक्चुअली होता क्या है एंड हाउ डज इट एक्चुअली फंक्शन। सबसे पहले आपका सवाल हो रहा होगा, यार ये ETF वगैरह क्या होते हैं। तो ETF कुछ नहीं, एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो कि एक स्टॉक्स के जैसे ही स्टॉक मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहते हैं। इनको आप स्टॉक्स की तरह ही खरीद बेच सकते हैं। एक ETF जो कि गोल्ड ETF है, कमोडिटी वाला ETF है। तो इसमें ये क्या करते हैं, ये गोल्ड की मार्केट वैल्यू को, जो डोमेस्टिक मार्केट वैल्यू है, उसको ट्रैक करते हैं। तो अगर गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएगी तो गोल्ड ETF के नेट एसेट वैल्यू की प्राइस ऊपर जाएगी, वो नीचे जाएगा वो नीचे जाएगी। और इनके जो गोल्ड ETF के जो फंड्स होते हैं, एक तरीके से म्यूचुअल फंड के जैसे ही काम करते हैं। तो गोल्ड ETF फिजिकल गोल्ड से बैक्ड भी होता है और इसीलिए वो उसकी प्राइस को ट्रैक भी कर पाता है। तो आज इंटरेस्ट तो मुझे डेवलप हो गया जब आपने बताया कि दे आर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। नाउ आई वांट टू नो द फीचर्स, कि इसके बेसिक फीचर्स या बेनिफिट्स हम बात करें तो क्या होते हैं गोल्ड ETF के। तो सबसे पहले हम ये पहले समझ लेते हैं कि गोल्ड कितना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आप हिस्टोरिकली देखेंगे कि गोल्ड ने हमेशा कई सारे एसेट क्लासेस को सरपास किया है। चाहे वॉर्स हुए हो, वर्ल्ड वॉर्स हो, हिस्टोरिकली भी कोई भी एसेट, कोई भी करेंसी ऊपर नीचे हुई है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू कभी नहीं आई नीचे। बिल्कुल। गोल्ड एक तरीके से एक सुपर करेंसी के जैसे काम करता है, जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल है और गोल्ड की वैल्यू हर जगह है। और हिंदुस्तान को लें तो आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि गोल्ड निकलेगा कहीं भी लेकिन दफन हिंदुस्तान में ही होता है। क्योंकि हमारे देश की महिलाओं को, हमारी माताजियों को, बहनों को कितना ज़्यादा गोल्ड पसंद है, ये तो हम जानते ही हैं। बिल्कुल। बस अब थोड़ा समय अलग है। पहले फिजिकल गोल्ड का बोलबाला था, अब समय है कि डिजिटल गोल्ड में निवेश करने का। बिल्कुल। इसके कई फ़ायदे हैं, फीचर्स हैं, जो मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आज के ज़माने में कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। अब गोल्ड के साथ कई सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। सबसे पहले आप उसको स्टोर करना है, तो आप स्टोर कहाँ करेंगे, या तो घर के लॉकर में करेंगे, नहीं तो बैंक्स के लॉकर में करेंगे। और अगर बैंक के लॉकर में आप करते हैं तो उसमें भी अलग से FD से बैक कराना पड़ता है। तो एक तरीके से उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ती ही है। और दूसरी बात है कि अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो उसमें मेकिंग चार्ज इतने लग जाते हैं, टैक्सेशन लग जाता है, GST लग जाता है, और उसमें भी आपको हमेशा बड़ा ध्यान में रखना होता है। कई बार तो गोल्ड अगर किसी को पता चल जाए तो आपको डेथ थ्रेट्स हो जाता है। बिल्कुल। और सड़क पे कितनी ज़्यादा चेन स्नैचिंग होती है, आपको तो पता ही है। गोल्ड सिक्योरिटी हमेशा से एक इशू रहा है और आई थिंक आपकी बातों से क्लियर है यहाँ पे कि वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो गोल्ड ETF में ये फ़ायदा है कि आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है, उसमें आपके कोई चार्जेस भी नहीं लगेंगे। जितनी भी ऐप्स आ रही हैं आजकल, ग्रो, IND मनी, कुबेरा, कॉइन बाय ज़ेरोदा, इसमें फ्री में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा और आपको क्लिक ऑफ अ बटन में अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन करके गोल्ड ETF आप बहुत सारे हैं उनको आराम से खरीद सकते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट है प्योरिटी। अब हमें पता है कि यार कितना फर्जीवाड़ा इस देश में होता है, बहुत ज़्यादा। तो गोल्ड आप ले तो लो कहीं से भी, पर क्या आपको गारंटी रहती है कि भाई ये प्योर होगा। सर्टिफिकेशन देते हैं पर अपन चेक कहाँ कराते हैं, डाउट्स हमेशा रहते हैं। लेकिन इसमें गारंटीड होता है। गोल्ड ETF आप खरीद रहे हैं, इट इज़ गारंटीड बैक्ड बाय 99.5% प्योर गोल्ड। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और फिजिकल गोल्ड में जब आप निवेश करते हैं, अगर वो ज्वेलरी नहीं है तो गोल्ड बिस्किट्स हैं या बार्स हैं, उसमें तो एक बार ही कम से कम 10 ग्राम का आता है। क्या आप क्वांटिटीज़ बढ़ा रहे हैं आदित्य, पर हमें को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम क्वांटिटी हम कितनी ले सकते हैं, कितना निवेश कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि एक नेट एसेट वैल्यू मिनिमम आप निवेश कर सकते हैं और वो इक्विवेलेंट होता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के। तो आप कम से कम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो वाला लफड़ा ही नहीं है कि आपको कम से कम एक ब्रेक या मिनिमम 10 ग्राम गोल्ड में आपको निवेश करें। छोटा भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं आपकी बजट के हिसाब से और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि आपको पता है महंगाई की दर कितनी बढ़ रही है, तेल वेल के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी मोदी जी ने थोड़ी रियायत दी है हम सबको, तो उसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो गोल्ड एक हमें महंगाई से बचाता है, क्योंकि जो रुपए की वैल्यू होती है या किसी भी करेंसी की वैल्यू होती है, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी कीमत कम होती जाती है। जो आप मान लीजिए जो सामान आज आप 100 रुपये में खरीद सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है 90 रुपये में खरीद पाएँ।
तो रुपए की वैल्यू तो कम हो गई, एट दी एंड आप उस रुपए का कर क्या सकते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और गोल्ड का हमेशा हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी इन्फ्लेशन आता है, हाई इन्फ्लेशन, तो गोल्ड के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो हमेशा एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के काम करता है। मतलब महंगाई की दर से हमारे जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, उनकी वैल्यू को प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे कि रियल एस्टेट आप देखते हैं कि वो आज से 10-15 साल पहले क्या रेट थे, जैसे महंगाई की दर बढ़ा, बिल्कुल कैसे रियल एस्टेट ने बूम किया और उनके प्राइसेस बढ़े। तो उसी तरीके से गोल्ड है एक एसेट क्लास है जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है। मतलब मैंने तो बचपन से कभी नहीं देखा हाँ बिल्कुल कि गोल्ड की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा गिर गई हो, ओवरऑल हमेशा लॉन्ग टर्म में ये चलती रहती है। आज जिस प्रकार म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम जानते हैं कि एंट्री और एग्जिट लोड का पॉइंट हमेशा रहता है, तो वो यहाँ पर भी है गोल्ड ETF के अंदर। ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। तो यहाँ पे इसका एक ये और बेनिफिट है जो मैं कवर करने वाला था। एक तो ये इजी टू सेल इजी टू बाय एक ETF है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहता है। तो इसके अंदर आप कभी भी इसको बेच सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का एंट्री एग्जिट लोड नहीं लगता है। हाँ, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी फ़ीस ज़रूर लेती है, मैनेजमेंट फ़ीस, और अगर ब्रोकरेज इन्वॉल्व है तो ब्रोकरेज फीस। अदर देन दैट अगर आप बेचेंगे एंट्री एग्जिट लोड इसमें कोई नहीं लगेगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसे आप बैंक से गोल्ड रखवा के मॉर्गेज लोन ले सकते हैं कम ब्याज दर पे, वैसे गोल्ड ETF को भी कोलैटरल रख के आप आराम से लोन भी ले सकते हैं। लोन लिया जा सकता है इसमें। तो भाई इतने सारे फ़ायदों के बाद कोई फ़ायदा ट्रेडर्स के लिए भी है क्या? हाँ बिल्कुल भाई, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में रोज़ खरीद बिक्री होती है, प्राइसेस ऊपर जाती है नीचे जाती है, एंड इंडिविजुअल्स जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं वो रोज़ प्रॉफिट या लॉसेज उनके होते हैं। उसी तरीके से आपको पता है कि गोल्ड के प्राइसेस डेली चढ़ते हैं, डेली गिरते हैं, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आती रहती है, और लोग बाग इसमें ETF के थ्रू ट्रेडिंग भी करते हैं। आप आज खरीदे, कल आपका अगर बेनिफिट मार्जिन होता है आप कल बेच दीजिए, तो ये बड़ा फ़ायदा है। अगर आपके फिजिकल गोल्ड हो तो हर डोमेस्टिक हर सिटी में थोड़ा थोड़ा तो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता है। ये सिंस स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है तो आप नेशनली ओवरऑल प्राइस ट्रैक कर सकते हैं और उस प्राइस के फ्लक्चुएशंस का वॉलेटिलिटी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं बाय ट्रेडिंग। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग वगैरह बहुत अच्छे से आता है तो, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ इसको ये मत समझिएगा आप तो ट्रेडिंग करने चलते हैं गोल्ड पे। तो आज इतने सोने में निवेश करने का एक और मौका और एक और चांस और एक और तरीका तो हमने सीख लिया। अब जो भी सोने में निवेश करेगा उसको मिनिमम आपने बता ही दिया, ट्रेडर्स के लिए हेल्प कर दी, बस उसको एक चीज़ और जाननी बहुत ज़रूरी है और वो है उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस। तो किस तरीके से जब हम इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड ETF में तो क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस बैठते हैं, इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दैट। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पर्सनल फाइनेंस को लेते हैं इंडिविजुअल के लिए टैक्स बचाना और टैक्स प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गोल्ड ETF में टैक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें देखो इसमें स्मॉल टर्म कैपिटल गेन टैक्स अलग से तो नहीं लगता, लेकिन जो आपकी इनकम स्लैब में अगर जो भी गोल्ड ETF बेच के आपको फ़ायदा मिलता है वो स्लैब्स के हिसाब से ही कंसिडर हो जाता है। अगर आप 30% से ऊपर के स्लैब में हैं तो आप पे 30% लगेगा, अगर आप नीचे हैं तो नीचे लगेगा, और नो स्लैब है मतलब अप टू 5 लाख में अगर आपका नील टैक्सेशन बन रहा है तो आप उसमें नील टैक्सेशन देंगे। हाँ, इसमें लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जैसे डेट फंड्स में लगता है, इंटरनेशनल फंड्स और ETFs में, तो उसके थ्रू इसमें 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो कि अगर आप गोल्ड ETF को 3 साल तक रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं ये तभी लागू होगा। 3 साल तक तो इसमें स्मॉल टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगेगा। और इसमें इंडेक्सेशन इफेक्ट भी होता है, जिसका मतलब है कि जो महंगाई की दर है वो इससे एडजस्ट करके आपको टैक्सेशन देना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए 3 साल में इन्फ्लेशन बहुत राइज हो गया 20-30% जो CPI के हिसाब से गवर्नमेंट ट्रैक करती है, तो और आपको प्रॉफिट भी उतना हो गया और उस पर भी टैक्सेशन हो जाएगा। नहीं, उसके जो इन्फ्लेशन का महंगाई की दर का इफेक्ट होता है उसको इसमें बैलेंस करके चलते हैं और उस हिसाब से टैक्सेशन कैलकुलेट होता है। ठीक। भाई अपन ने टैक्स इम्प्लीकेशंस देख लिया, अपन ने इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट देख लिया, और अब तो हमें इसको और समझने के लिए एक एग्जांपल की ज़रूरत तो पड़ेगी भाई, तो प्लीज़। तो वैसे हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे। तो हम किसी भी फंड में ETF में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि उसका ना लिक्विडिटी काफ़ी हो, जो कि मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ज़्यादा खरीदने में और बेचने में स्टॉक मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में आपको उतना ही सहूलियत होगी। बिल्कुल, क्योंकि आप देखते हैं कि जो जैसे स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं, तो स्मॉल कैप कंपनीज़ में इतना लिक्विडिटी नहीं होती ट्रेडिंग में, ऑर्डर बुक्स में जब आप खरीदते बेचते हैं तो इतना आसानी से सेल और बाय नहीं हो पाता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज़, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं और फटाफट उनकी ट्रेडिंग होती है। तो वैसे ही एक बड़ी कंपनी देखिए जिस पे काफ़ी फंड हो, ताकि आपको ETF में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका भी फ़ायदा हो। तो हम बात करेंगे उसी तरीके की एक फ़ंड की जिसकी काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है, ऑलमोस्ट 6000 करोड़ से ऊपर का उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, विच इज़ निपॉन इंडिया गोल्ड ETF। ओके। तो उसके आपके साथ हम 5 ईयर, 3 ईयर एंड 1 ईयर का रिटर्न आपके साथ शेयर करेंगे और स्क्रीन पे भी आ जाएगा, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि एक लॉन्ग टर्म में कितना आपको बेनिफिट हो सकता है। तो निपॉन इंडिया गोल्ड ETF के जो 5 ईयर रिटर्न है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि 10.8%,
3 ईयर है 16.2% और 1 ईयर का है 3.6%। एक साल पे आप इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट एसेट है जिसमें थोड़ा लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, और एक सेफ एसेट भी इसको माना जाता है। आप हमेशा देखेंगे कि जैसी स्टॉक मार्केट नीचे गिरने वाला होता है या गिर रहा होता है, या मनी स्टॉक मार्केट से निकलता है, मतलब तो वो तुरंत ही गोल्ड मार्केट में जाता है। तो आपने देखा होगा जब भी स्टॉक मार्केट एकदम पीक पे आता है या उसके बाद उसमें करेक्शन आता है, तो करेक्शन के वक्त हमेशा जो फंड्स होते हैं या रिसेशन के वक्त हमेशा सेफ एसेट्स की तरफ जाते हैं, और उसी वक्त गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो इन्फ्लेशन के दौरान हो, इसीलिए गोल्ड प्राइसेस बढ़ती है। तो भाई जो डेटा अपन ने देखा अभी, इसके हिसाब से जो इसका रिटर्न है वो तो काफ़ी बेटर है जो बहुत कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि एफडी वगैरह से, तो बहुत बढ़िया रिटर्न है इनका। हाँ, एफडी तो 5-6% होता है, और अभी जिस हिसाब से देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इस बार 6% से ऊपर छू चुका है इंडिया में, तो अगर आप इन्फ्लेशन को माइनस करेंगे तो आपको तो नेगेटिव रिटर्न मिलेगा एफडी के थ्रू। तो आपका एसेट कैसे बचेगा महंगाई के खिलाफ? तो उस हिसाब से एक सेफ एसेट है और बड़ा डिसेंट रिटर्न है, मतलब 5 साल में 10% है, 3 साल में 16% है। तो आप इसमें को एज अ मतलब मैं इसको एफडी से तो एक बेटर ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानूंगा। तो आदित्य, जो आपने मुझे बताया अभी गोल्ड ETF के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा बैंकेबल ऑप्शन है कि किस तरह हम फिजिकल गोल्ड में ना इन्वेस्ट करते हुए डिजिटल गोल्ड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी है आपको ये उसके अलावा जो आपने पॉइंट्स बताएं कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम 1 ग्राम का कर सकते हैं, प्योरिटी कोई इशू नहीं है यहाँ पे, और साथ ही साथ अब तो आपने जो रिटर्न्स बताए हैं इसमें अभी एग्जाम्पल देखे, वो जो कन्वेंशनल मोड ऑफ कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग है उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो अब इन चीज़ों को जब हमने रिवाइज़ किया है तो डेफिनेटली एक चीज़ मिसिंग है, और वो है माई रुपया टेक। तो यहाँ पे माई रुपया टेक में हम क्या बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को आज? तो माई रुपया हमेशा न्यू एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ही फोकस करता है, और उसमें आपको बताता है देखो अभी डिजिटल में जाने का ज़माना है, और फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का आज की डेट में घाटे ज़्यादा हैं, फ़ायदे उतने नहीं हैं, अनटिल अनलेस आपका पूरा काम ही कैश का हो और आप टैक्स इवेजन करते हो। लेकिन आम नागरिक के हिसाब से तो एक गोल्ड ETF जैसे डिजिटल गोल्ड में निवेश करने के कई फ़ायदे होते हैं। तो मुझे एक बात काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था माई रुपया टेक में बताएंगे, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा कि जो एक मार्केट में इकोनॉमिक्स में जो जनरली एक्सपर्ट्स में के बीच बातें होती हैं, अगर आप हिस्ट्री ऑफ गोल्ड के रिटर्न्स की देखें और उनके जो प्राइसेस की ग्राफ देखेंगे, तो गोल्ड एक 8 से 11 साल के साइकिल में चलता है, जो कि मतलब एक्सपर्ट्स का मानना है, लेकिन मतलब ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। तो हर 10-11 साल में ये पीक पे आता है, और उसके बाद इसकी प्राइसेस थोड़ी स्टेबलाइज होती है, तो करेक्शन चलता है फॉर अ गुड टाइम, फिर थोड़ा नीचे आता है, और फिर 8 से 10 साल के बाद ये फिर उठने लगता है। तो अगर हम देखें कि अर्ली 2000 में इसका जो ऊपर चढ़ना शुरू हुआ था, जब हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी डेवलपमेंट हमने देखा, बिल्कुल, फिर ये 2011 के करीब, ये आपके सामने ग्राफ भी आ जाएगा, ये गोल्ड प्राइसेस एकदम पीक करे, और उसके बाद से उसका डाउनफॉल थोड़ा चालू हुआ, थोड़ा करेक्शन आया, ऊपर नीचे होने लगा, और उसके बाद आप देखेंगे 2019 के वक्त, 2019-20 के वक्त ये दोबारा चढ़ने लगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें किसी चीज़ की, देखो मार्केट रिस्क तो कुछ भी हो सकता है, वैसे ही पुतिन जी हमारे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पैंडेमिक वगैरह है, बट अभी तो इसका फोकस ऊपर जा रहा है, इसका ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये गोल्ड में निवेश करना इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनी इंडिविजुअल, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं पोर्टफोलियो की, ताकि वो किसी रेनी डे से बचे रहें। और गोल्ड एक तकिया, एक कुशन के जैसे काम करता है, मतलब वॉरेन बुफे जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी कुछ परसेंट अपना पोर्टफोलियो का गोल्ड में करते हैं। तो जब जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात आती है, तो उसमें ये जनरली रहता है कि आपका जो जितना ही बड़ा पोर्टफोलियो, उसमें कम से कम 10%, 5 to 10% गोल्ड में निवेश करें, तो ताकि आपको अगर कोई बुरा वक्त आता है मार्केट में, तो वो उसके जो रिटर्न्स है वो आपके एसेट को प्रोटेक्ट कर सके। हमें गोल्ड को हल्के में नहीं लेना है, हिंदुस्तान के मर्दों ने गोल्ड को बहुत हल्के में लिया है। हमारी जो माएँ कहती हैं, बहनें कहती हैं, वो बहुत सही कहती हैं, गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है। और आपको पता ही है, उनको अगर गोल्ड दिखा दो, मतलब गोल्ड के कुछ ज्वेलरी वगैरह, तो उसके अलावा उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो वो हम चीज़ों का मजाक तो बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जिन लोगों ने सही समय पे गोल्ड लेके रखा है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए आज से 10-15 साल पहले किसी ने काफ़ी गोल्ड लिया, चाहे ज्वेलरी के तौर में ही हो, तो आज उसकी क्या वैल्यू है, मतलब कितनी ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी माताएँ हैं, वो एक बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेती हैं, और किसी शौकिया अंदाज में ही सही हमें कुछ ना कुछ फाइनेंस के बारे में सिखाती हैं। तो गाइस, आज अपन ने जान लिया गोल्ड ETF के बारे में, उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में, सारे फीचर्स, सारे बेनिफिट्स, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, और
एज वेल एज जो मारुफिया टेक में हमको 2 नई बातें जानने को मिली जो हमारे पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ हमको बेहतर निवेश के लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमारे गेट्स खोलेगा। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। जस्ट वन स्मॉल रिक्वेस्ट कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट्स करें।